जो माननीय प्रधानमंत्री जी की विचारधारा है, संघ परिवार की विचारधारा है, बीजेपी की विचारधारा है, देश को हम लोगों को आगे ले जाना है, राष्ट्रभक्ति से हम लोगों को काम करना है, हम लोगों को देश के लिए समर्पित होना है, नेशन फर्स्ट की विचारधारा है और ईमानदारी से सेवा करते हैं। आपने देखा कि अभी धीरज साहू जी हमारे झारखंड के ही राज्यसभा के सांसद हैं, उनके घर में 350 करोड़ कैश निकल के आया है। अब बताइए, आप मेरे घर आके रेड करिए, छापा मारिए, आपको 350 करोड़ क्या, आपको 350 रुपए शायद ना मिले, क्योंकि आज तो यूपीआई का जमाना है कि वो काम नहीं कमाई चाहते हैं, सेवा के लिए नहीं मेवा के लिए लगे हुए हैं, और भलाई के लिए नहीं मलाई के लिए लगे हुए हैं। और धीरज साहू जी के घर जाइए, मलाई ही मलाई निकल के आई। ये जो है, ये और सब दलों में जो परिवारवाद है, भ्रष्टाचार है, मनी हाइस्ट है, ये भारतीय जनता पार्टी में नहीं। Hello and welcome to New India Junction's podcast with Ananya. Today we are in a conversation with Mr. Jayant Sinha. Now, who is Mr. Sinha? Mr. Sinha is a two-term MP from Hazaribagh, Jharkhand. He is the chairperson for the Standing Committee on Finance that does parliamentary oversight for the Ministries of Finance, Corporate Affairs, Program Implementation, Statistics, Niti Aayog and even the RBI. Besides that, he has previously been the Minister of State for Finance and Civil Aviation. Along with that, in his previous avatar, he's been the Managing Director for Omdiar Network, for McKinsey. He also has an MBA from Harvard Business School and is an IIT Delhi boy. So with that, let's get started to an interesting as well as an intelligent conversation today. Let's go. Hello, Mr. Sinha. Thank you so much for joining us today on NIJ's podcast with Ananya. Ananya, thank you so much for having me. Really look forward to this conversation. बड़ा मज़ा आने वाला है. Looking forward. तो सबसे पहले तो मुझे ये बताइए, when I was going through your bio, it's an exceptional bio. Like, I was shocked to see and find out you are an IIT Delhi boy. You are also an MBA from Harvard. You've been at McKinsey and then in public office and now a politician. My first question is, somebody who's had such a long experience in the sector of private finance and investment and so much. At what point did you think that it is probably, in a public life or in a political life, is it that I can possibly give more? Like, when did that realization come to you? Because you come across as such a technocratic politician. नहीं, बिल्कुल सही पूछा आपने अनन्या जी। और इसमें ऐसा है ना कि मेरी ज़िंदगी में 2 ट्रैक चल रहे थे। Okay. तो एक ट्रैक जो था वो तो प्रोफेशनल ट्रैक था, जो आपने बताया कि मैं आईआईटी गया, फिर मैं अमेरिका चला गया, फिर अमेरिका में हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में मैंने एमबीए किया, मैकिन्जी में मैंने काम किया, और वो एक प्रोफेशनल ट्रैक एकदम चल रहा था और बड़े सफल तौर पे चल रहा था, बड़े अच्छी तरीके से चल रहा था, और विशेष अमेरिका में चल रहा था, भारत में चल ही नहीं रहा था। थोड़ा बहुत भारत में भी काम था, लेकिन लगभग अमेरिका और विश्व में चल रहा था। तो एक ये ट्रैक था। लेकिन एक दूसरा ट्रैक भी था, और दूसरा ट्रैक ये है कि मेरा जन्म ही गिरिडीह में हुआ, बचपन बिहार और झारखंड में गुजरा। पिताजी आईएएस में थे, फिर उसके बाद वो राजनीति में आ गए, और राजनीति में लोकसभा चुनाव वो लड़ने लगे। और जहाँ आप लोकसभा चुनाव लड़ती हैं अनन्या जी, वो क्या होता है ना कि बहुत विशाल पैमाने पे उसको आपको मैनेज करना पड़ता है। तो उसका प्रबंधन, उसमें काम, उसमें पूरी व्यवस्था, ये बहुत बड़े महान तौर पे करना पड़ता है। तो परिवार के सब लोग जो हैं उसमें जुड़ जाते हैं, क्योंकि अगर सब लोग नहीं लगे तो चुनाव लड़ना संभव नहीं होता है। तो आपको लगना पड़ता है। तो इस तरीके से जो एक प्रोफेशनल ट्रैक तो चल ही रहा था, लेकिन जब भी पिताजी के चुनाव आते थे तो हम वापस आकर, चाहे वो पटना हो, हज़ारीबाग हो, हम लोग उसमें मिलजुल कर उनको सहयोग देते थे। तो एक दूसरा ट्रैक बनने लगा, और वो ट्रैक 2 था कि भाई इस प्रकार से राजनीति की जाती है, चुनावी राजनीति की जाती है, चुनाव लड़ा जाता है, इस प्रकार से नीतियाँ बनती हैं, नीतियों के द्वारा ये सकारात्मक देश का प्रभाव आपका हो सकता है। तो ये सब एक मतलब एक आकर्षण बनने लगा। देयर वाज अ पुल टुवर्ड्स ऑल ऑफ दैट। तो वो एक आकर्षण बनने लगा। और फिर 2014 जब आने लगा, तब पिताजी ने निर्णय लिया कि वो चुनाव नहीं लड़ना चाह रहे हैं।
तो 2014 में जब उन्होंने निर्णय लिया कि मैं चुनाव इस बार नहीं लड़ूंगा, क्योंकि पार्टी के साथ मेरा मिलना जुलना होता रहता था, नियुक्तियों में हम लोग काम करते रहते थे, पार्टी में सब लोग हमको जानते थे, पहचानते थे। 2009 के चुनाव में पिताजी का जो चुनाव था उसमें मैंने मदद की थी, और भाजपा के चुनाव में भी मैंने मदद की थी। कंट्रोल रूम में मैंने काम किया था, अरुण जी के साथ काम किया था उस समय, अरुण जेटली जी के साथ, तो सबका परिचय मुझसे था। तो फिर पूछा गया कि भाई 2014 में अगर पिताजी नहीं चुनाव लड़ रहे हैं हजारीबाग से, तो आप लड़ना चाहेंगे? तो एक ये बड़ा मतलब फेटफुल डिसीजन आ गया कि अब चुनाव लड़े कि नहीं लड़े, और पिताजी बिल्कुल इसके पक्ष में नहीं थे, क्योंकि आ रहे नहीं, उनका मन था कि उन्होंने कहा राजनीति में क्यों आना है, आप राजनीति में मत आइए, आपकी प्रोफेशनल लाइफ अच्छी चल रही है, आपका ट्रैक 1 अच्छा चल रहा है, आप उसी ट्रैक पे रहो, आप ट्रैक 2 पे क्यों कर रहे हो। पर चलिए वही हुआ, मतलब जो मैंने कहा आकर्षण जो था, जो पुल था, सबसे महत्वपूर्ण वो यह था कि प्रोफेशनल लाइफ में बहुत कुछ आदमी सफलता हासिल कर लिया था, बहुत कुछ कर लिया था। अब देश के लिए भी कुछ ना कुछ करना ज़रूरी है, देश के लिए भी समर्पित होना ज़रूरी है, और हम जैसे लोग योगदान न दें, हम जैसे लोग अगर देश की मदद न करें, तो फिर देश के भाग्य को और भी हम लोग बेहतर कैसे बना सकते हैं। तो एक ये था। दूसरा ये मेरा सौभाग्य था उस समय कि मैं माननीय प्रधानमंत्री जी, उस समय तो वर्तमान में गुजरात के मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी थे, तो मेरा सौभाग्य हुआ कि मैं उनसे जाकर मिला, और उन्होंने जो प्रेरणा दी और उनका जो मार्गदर्शन था वो भी बहुत ही प्रभावशाली था, और उनसे भी मैं बहुत प्रेरित हुआ। और मुझे भी लगा कि अगर नरेंद्र मोदी जी जैसे प्रधानमंत्री भारत को मिल जाएंगे तो भारत का एकदम कायाकल्प हो जाएगा, भारत के भाग्य बिल्कुल बदल जाएंगे। तो एक तो ये अवसर आया हजारीबाग का चुनाव लड़ने के लिए, और दूसरा माननीय प्रधानमंत्री जी से प्रेरित होकर मुझे लगा कि मैंने अब अपना ये कमान उठाना चाहिए, और देश का अब सेवा करना ज़रूरी है। तो इस चीज़ों से मैं अपना ट्रैक 1 छोड़कर ट्रैक 2 पे आ गया। बीजेपी नेचुरल चॉइस थी आपके लिए? हरदम ही, मतलब मैंने तो कभी कहीं और सोचा ही नहीं था, और इसके कई कारण हैं। सबसे पहले तो ये है कि बीजेपी की विचारधारा, जो माननीय प्रधानमंत्री जी की विचारधारा है, संघ परिवार की विचारधारा है, बीजेपी की विचारधारा है, उससे मैं बहुत करीबी से जानता भी हूँ और बहुत ही अटूट तरीके से जुड़ा हुआ भी हूँ। और वो विचारधारा है कि देश को हम लोगों को आगे ले जाना है, राष्ट्रभक्ति से हम लोगों को काम करना है, हम लोगों को देश के लिए समर्पित होना है। तो ये जो विचारधारा है, नेशन फर्स्ट की विचारधारा है, इस विचारधारा से मैं बहुत प्रेरित हूँ और मैं जुड़ा हुआ हूँ, तो उस विचारधारा को छोड़ना संभव नहीं है। दूसरा कि भारतीय जनता पार्टी में हर कोई एक कार्य करता है, यानी सेल्फलेस सर्विस, और उसके सबसे बेहतर प्रतीक जो हैं वो तो माननीय प्रधानमंत्री जी ही हैं, और हर कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी में है। तो भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसमें हर कोई कार्य करता है और संगठन सर्वोपरि है। Organization is हाँ, and no individual is important. What is important, of course, nation first, देश सबसे सर्वोपरि है, उसके बाद पार्टी सेकंड, और हम लोग सब कार्य करते हैं। तो ये सेल्फलेस सर्विस वाली जो सोच है और सेवा ही संगठन है, जो हम लोग मानते हैं, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नड्डा जी ने कहा है सेवा ही संगठन है, वो भी मुझे बहुत प्रेरित करती है। तो वो एक दूसरा कारण है। और तीसरा कारण ये है कि भारतीय जनता पार्टी में भ्रष्टाचार नहीं है, ये बहुत आपको समझना ज़रूरी है। और ईमानदारी से आप काम करिए, बेईमानी से आप मत काम करिए, और एकदम पार्टी विद द डिफरेंस, जैसे अडवाणी जी कहते थे, वो पार्टी विद द डिफरेंस है, क्योंकि हम लोग विचारधारा से हम लोग प्रेरित हैं, हम लोग संगठन को सर्वोपरि मानते हैं और ईमानदारी से सेवा करते हैं, आपने देखा कि अभी धीरज साहू जी हमारे झारखंड के ही राज्यसभा के सांसद हैं, उनके घर में 350 करोड़ कैश निकल के आया है। अब बताइए, आप मेरे घर आके रेड करिए, छापा मारिए, आपको 350 करोड़ क्या, आपको 350 रुपये शायद ना मिले, क्योंकि आज तो यूपीआई का ज़माना है। तो इसलिए ये जो है, ये और सब दलों में जो परिवारवाद है, भ्रष्टाचार है, मनी हाइस्ट है, ये भारतीय जनता पार्टी में नहीं है। तो इसलिए आज के समय मैं तो यही कहूँगा कि कोई भी अगर देशभक्त है, कोई भी देश की सेवा करना चाहता है, परिवारवाद में और भ्रष्ट सोच में नहीं लिप्त है, तो सिर्फ और सिर्फ एक विकल्प है, और वो भारतीय जनता पार्टी है। थैंक यू। आई मीन ग्रेट कॉन्टेक्स्ट सेटिंग। नाउ ऑफ कोर्स आप
जो स्टैंडिंग कमिटी ऑन फाइनेंस है, यू आर चेयरिंग दैट, एंड Correct. आई जस्ट रीडिंग कि उस इट डज ओवरसाइट ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, कॉर्पोरेट अफेयर्स, नीति आयोग, आरबीआई, all finance and economics. So I think you're the best suited person for me to ask जो एक हम लोग के मन में basic questions होते हैं on Indian economy. नहीं नहीं बिल्कुल, you must ask. Yes. The first question, इंडिया का अभी growth rate in terms of numbers वो क्या है? And a second follow-up question is, how big is India's GDP if we compare it against other major economies? मतलब अगर हम ranking करें दुनिया की, तो उसमें फिर इंडिया किधर फिगर कर रहा है with the GDP, and we'll come to projections in a while. Yeah. So first thing we have to understand is that the Indian economy is doing extraordinarily well. All agree that the world is going through a era of polycrisis, as it's called, polycrisis. And polycrisis means many crises at the same time. So we obviously have the war in Ukraine. Right. We had the war in Israel with Hamas, and the whole Middle East is roiled with that. The whole Middle East is in a crisis situation. We obviously have the problems of climate change that are happening. You know, the world's climate is changing. That is affecting almost all countries, India included. So we have a very difficult set of issues associated with climate change. Linked to these three are a set of other challenges that are happening, which is democracy is being degraded in many countries. For instance, there's a migrant crisis confronting Europe and in the US. So it's a very, very difficult time. It's a time of polycrisis, and a lot of people have actually compared it to the 1930s, which The was Great Depression? with the Great Depression. Then of course the rise of dictatorships, Hitler, Mussolini, and so on. And as a result of that, you know, obviously some people believe we are at the cusp of some very dangerous developments as a result of that. So it's an era of, you know, these very sort of difficult, challenging situations for the world as such. Now, in this era of polycrisis, if there's one shining star, if there's one economy, one country that's doing well, it's actually India. And our recovery post-COVID, which of course was another one of the crises that the world has to deal with, has been very strong and robust. We followed exactly the right economic policies, not over stimulating the economy, not under stimulating it, but getting it exactly right, kind of Goldilocks strategy, you might want to say, not too hot, नॉट टू कोल्ड. तो बहुत बढ़िया तरीके से, बड़े कुशल तरीके से माननीय प्रधानमंत्री जी ने और माननीय वित्त मंत्री जी को इसको संभाला है. और इस कारण आज हम लोगों की जीडीपी ग्रोथ जो है, जो अभी 5.5% जो आई है और 7% इस वर्ष होने वाली है, ये जीडीपी ग्रोथ आप बड़े जो इकोनॉमीज़ हैं, द लार्ज इकोनॉमीज़ ऑफ द वर्ल्ड, उनको अगर आप देखें तो नो वन कंपेयर्स with how well India is doing. वहाँ पर क्या average? No, so we can't really compare because you have to take into account a couple of facts. Number one, that if you look at purchasing power parity, we are already the third largest economy in the world. Okay. If you look at absolute dollars, we are the fifth largest economy in the world right now, soon to be the third largest even in absolute dollars. But purchasing power parity, which is the right way to look at it, we are already the world's third largest economy. So that's one fact to consider. हम लोगों की GDP पर कैपिटा अगर आप देखें तो US $75,000 पे है, ठीक है. चाइना जो है वो करीब 12,000 पे है और हम लोग 2,500 पे हैं. वी आर ओनली $2,500 GDP per capita. So we are in that sense a very poor country. Even China is 5 to 6 times more well developed than we are. Their per capita GDP is much higher than us. They're effectively a middle income economy. We are still largely a low income economy. तो हम लोगों की जीडीपी पर कैपिटा यानी $2,500 जीडीपी पर जो कैपिटा है, उसका ये मतलब है कि हम लोगों के पास रूम फॉर ग्रोथ बहुत है. तो हम लोग बड़े तेज़ी से हम लोगों की इकॉनमी बढ़ सकती है और इसलिए हमारी इकॉनमी जो है 6, 7, 8% बढ़ती चली जाएगी. लेकिन आप विकसित देशों को देखें, डेवलप्ड कंट्रीज़ को देखें, जैसे अमेरिका है, जर्मनी है, जापान है, वहाँ उनका ग्रोथ रेट सिर्फ 2%, 3% है. जहाँ हमारा 6, 7, 8% है, वहाँ 2-3% ही है. तो अमेरिका 2-3% ग्रो कर रही है, जर्मनी, जापान नहीं ग्रो कर पा रहे हैं. लेकिन हम लोग जो हमारा पोटेंशियल है, हम उस पोटेंशियल के अनुसार 6, 7, 8% जो पोटेंशियल है, हम उस पोटेंशियल के अनुसार ग्रो कर रहे हैं. पॉली क्राइसिस में भी, संकट के माहौल में भी हम लोग बहुत अच्छी तरीके से ग्रो कर रहे हैं. तो ये आपको दर्शाता है कि कितनी अच्छी तरीके से हम लोगों की अर्थव्यवस्था इस समय चल रही है. और साथ साथ जो मैक्रो इकोनॉमिक जो फंडामेंटल्स जिसको कहते हैं,
कि आपकी फिस्कल डेफिसिट आपकी कितनी है या सरकार कितने घाटे में चल रही है, आपका इन्फ्लेशन कितना है, आपका करंट अकाउंट डेफिसिट कितना है, आपका एफडीआई कितना है। ये मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स कहते हैं कि मतलब ओवरऑल पैरामीटर्स आपकी इकोनॉमी के क्या हैं। जैसे कि आप अगर आप अपने शरीर को देखें तो आप बोले आपका टेम्परेचर क्या है, आपका ब्लड प्रेशर क्या है, ये आपके ब्लड शुगर क्या है, ये आपके वाइटल्स जो हैं ये आपके हेल्थ के फंडामेंटल्स हैं। तो उसी प्रकार से जो मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स जिसको कहते हैं, जैसे फिस्कल डेफिसिट, जैसे जीडीपी ग्रोथ, जैसे इन्फ्लेशन, जैसे करंट अकाउंट डेफिसिट, ये जो मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स हैं, वाइटल्स हैं हमारे, वो आज बहुत ही दुरुस्त हैं, बहुत ही अच्छी तरीके से चल रहे हैं। तो इसलिए ठीक है, हम लोगों की जीडीपी पर कैपिटा कम है, तेज़ी से बढ़ रही है, अर्थव्यवस्था ऑलरेडी बहुत बड़ी हो गई है, थर्ड लार्जेस्ट हो गई है लगभग, एब्सोल्यूट डॉलर्स में भी होने वाली है। तो ओवरऑल वी आर वेरी वेरी वेल पोजिशन्ड एज फार एज आवर इकोनॉमी इज कंसर्न। So, in fact, now couple of questions streaming from you've already sort of laid out the context. आपने मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स की बात करी एंड इन्फ्लेशन, ऑफ कोर्स इंडियंस आर पर्टिकुलरली सेंसिटिव टू महंगाई. In that context, do you think in terms of numbers, Modi Sarkar has been able to give rahat as far as inflation or महंगाई is concerned? बहुत ही बढ़िया काम किया हम लोगों ने। जहाँ तक महंगाई का सवाल है, आप अगर यूपीए सरकार को देखें तो यूपीए सरकार के समय पिछले उनके जो 2004 से लेके 2014 का समय था, उस समय इन्फ्लेशन 8-9-10% बढ़ रहा था। और किसी से भी अगर आप पूछ लेते कि भाई आपको क्या महसूस हो रहा है, वो बोलते बड़ी महंगाई है, बड़ी महंगाई है, हर चीज़ जो है वो बढ़ती चली जा रही है। हम लोगों के समय जहाँ 8-9-10% इनकी महंगाई का दर था, हम लोगों का महंगाई का दर 4-5% ही रहा है। तो जो दूध का भाव था मोटा मोटी वही है, ज़्यादा नहीं बढ़ा है 10 साल में। अंडे का भाव, कपड़ों का भाव, पेट्रोल डीजल का भाव, इन सब चीज़ों को अगर आप देखिए तो मोटा मोटी ये नियंत्रण में है, कंट्रोल में है। साथ साथ ये भी जानना बहुत ज़रूरी है, साथ साथ हम लोग गरीब कल्याण योजना के तहत सबसे गरीब वर्ग के जो लोग हैं उनको, और सबसे गरीब क्या, आज तो सबको 80 करोड़ लोगों को हम लोग, सबसे गरीब तो स्तर है लेकिन बहुत सारे लोग इसमें दायरे में आ जाए, 80 करोड़ लोगों को हम लोग मुफ्त का अनाज दे रहे हैं। तो इसलिए काफ़ी कुछ जो खाने पीने के महंगाई का दर होता है उसको हम लोगों ने मुफ्त के अनाज के द्वारा उसको कंट्रोल किया हुआ है। साथ साथ बहुत और राज्य हैं जो सिर्फ अनाज नहीं, यानी कि गेहूं और धान नहीं, लेकिन साथ साथ मसाला भी दे रहे हैं, तेल भी दे रहे हैं, नमक भी दे रहे हैं। तो ये सब आपको मुफ्त में आपको मिल रहा है। जब मुफ्त में आपको मिल रहा है तो वहाँ आपको महंगाई से आपको बचने का एक बहुत अच्छा एक विकल्प मिल जाता है। और साथ साथ जो और चीज़ें हैं, सब्जी का भाव, दाल का भाव, तेल का भाव, ये सब भी काफ़ी कुछ नियंत्रण में है। तो महंगाई को अगर हम लोग देखें, उस नज़रिए से देखें, तो सरकार का जो काम रहा है बहुत ही उम्दा रहा है। इसके बाद आपने बात करी दैट वी आर ऑलमोस्ट द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द country, and in fact I had that question when you say purchasing power parity, मतलब हम सब सुनते हैं in TV debates, but I think if you can deconstruct that for us कि in actual terms and in PPP what is the difference? Correct. And what does it mean for India? So there are two ways at looking at GDP. एंड जीडीपी है कि आपके देश का उत्पादन कितना हुआ, ठीक है ना। जीडीपी का ये मतलब है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और ग्रोस डोमेस्टिक का प्रोडक्ट है मतलब आपके देश में उत्पादन कितना हुआ, कितना आपने प्रोड्यूस किया, ये आपका जीडीपी है। अब वो उत्पादन किस दर से बढ़ रहा है और उत्पादन का हम लोग हिसाब किताब कैसे करें। तो एक तरीका है कि डॉलर जो है, जो एक्सचेंज होता है, उसको आप डॉलर्स के मुताबिक आप उसको देखें, और $1 83 रुपये का है, 84 रुपये का है, तो $1 अगर हम लोग भारत में ले आएँ तो उस डॉलर का हम कितना खरीद सकते हैं, उसके मुताबिक हम लोग जीडीपी का हम लोग नापातौली कर सकते हैं। एक और है कि डॉलर के भाव से न करें, कि आप देखें कि $1 जो है उसमें वस्तुएं जो हैं वो कितनी मिलती हैं। तो उसमें क्या होता है ना कि जो आपको 20 रुपये में भारत में वस्तुएं मिल जाएंगी, वो 20 रुपये की वस्तुएं जो हैं वो आपको 80 रुपये में अमेरिका में मिलेंगी, क्योंकि वो ज़्यादा महंगी है। ठीक है, तो इसलिए अगर आप परचेजिंग पावर पैरिटी में देखें तो परचेजिंग पावर पैरिटी में हमारी इकोनॉमी जो है वो 4 गुना ज़्यादा बढ़ी है। अगर नहीं, वो $1 में जो चीज़ यहाँ मिलती है और $1 में जो चीज़ वहाँ मिलती है, तो आप समझिए कि $1 की वस्तुएं जो भारत में मिलती हैं वो 4 गुना ज़्यादा मिलती हैं
जो अगर आप अमेरिका में जाके आप खरीदें, तो अमेरिका में जाकर अगर आप अंडा खरीदें, आप अगर डबल रोटी खरीदें, आप अगर दूध खरीदें, तो आपको समझिए कि 1 किलो मिला, ठीक है, $1 का। आप वही डॉलर लेकर आप भारत आएँ तो वो $1 में आपको 4 किलो मिल जाएंगे। आपको समझ में आया? तो $1 का 1 किलो का हम लोगों का दाल मिला अमेरिका में, पर वही डॉलर लेकर आप हिंदुस्तान आए, उसको बदल दें, 80 रुपये मिल गए, तो वो 80 रुपये से 1 किलो दाल नहीं, आप 4 किलो दाल आप खरीद सकते हैं। तो ये जीडीपी का उत्पादन अगर 4 किलो के दाल का है और यहाँ 1 किलो के दाल का है, तो इसको 4 गुना बढ़ाना पड़ेगा ना आपको। ये है परचेजिंग पावर पैरिटी का मतलब। सो व्हाट इट मीन्स इज बेसिकली यू हैव टू लुक एट व्हाट इज इट दैट यू कैन परचेज फॉर $1 in America versus what is the basket of goods you can purchase for $1 in India. And what you find is that the basket of goods that you can purchase in India is 4 times larger than what you can purchase in America, because everything is much more expensive there. And that's why actually if you look at it, to understand what is the value of production in India, it's actually 4 times more than if you were to look at it purely in dollar terms. And that makes our economy a very large economy. Instead of it being a $4 trillion economy, which is the way you look at it in dollar terms, it's actually a $16 trillion economy when you look at it in terms of purchasing power parity terms, because you're looking at the value of output. right. And which makes us the third largest. So we are clearly the third largest economy. Actually, China is the largest economy in the world on a purchasing power parity basis, because over US. over the US as well, because of the value of their output is so sizable. Then it's the US, and then it's India. Okay. And we are much larger than Germany or Japan. But if you look at it in absolute dollar terms, the size of our economy in 2024 roughly is going to be about $4 trillion. And that $4 trillion is 5th in the world. So we have the US number 1, we have China number 2, we have I think Japan number 3, Germany number 4, India number 5. But they are only growing, remember I said they are developed countries. So Germany and Japan are only growing at 2% a year at most. We are growing at 7% a year. So we are soon going to surpass Germany and Japan, even in absolute dollar terms. We have already surpassed them in terms of purchasing power parity terms. Right. I mean, we spoke about US, China, and India. A couple of questions. Of course, comparing two economies, every economy is different, the context is different. But still, like suppose we were to compare the US economy and the Indian economy, and in a hypothetical situation, let us go back to an era looking at the growth trajectory in an era when US was where probably India is today. And if we were to then compare the two economies, if you could give us a sense of what are the positives that India has on its side as compared to what US might have been back then when it was growing or as big as we are today, vis-a-vis what are some of the things from a macroeconomic perspective that we lack, where more needs to be done. So obviously the US was also growing quite quickly when its GDP per capita was $2,500. So they were also urbanizing and industrializing just like we are. New companies were coming up, new frontiers were being opened up. The West, that's California, Oregon, Idaho, New Mexico, Arizona, all of that was being opened up. That was the frontier. That was what was happening. Factories were being built, automobiles were being introduced. So the US itself in the early 1900s, when their GDP per capita was roughly about what India's is today, $2,500, was also growing very, very quickly and industrializing and urbanizing very quickly. So yes, all economies go through that. And in fact, a better comparison may almost be China. China, not so long ago, 40 years ago, was about the same GDP per capita compared to India, but India grew at 5 to 6%. China grew at 8 to 10%. And that's why they've got to $12,000 GDP per capita, and we're still at $2,500. So they also industrialized and urbanized. Yeah. So the development model that all countries have followed is a development model fundamentally driven, Ananya ji, by two vectors. दो कारण हैं जिससे इन सब अर्थव्यवस्थाओं को विकसित किया गया. एक तो यह है इंडस्ट्रियलाइजेशन, उद्योगीकरण, यानी इंडस्ट्री में बढ़ावा किया गया. ग्रामीण क्षेत्र को लोग छोड़े, एग्रीकल्चर को लोग छोड़े और इंडस्ट्री में आए, मैन्युफैक्चरिंग में आए, और गाड़ियाँ बनी, कंप्यूटर्स बने, टीवीज़ बने, रेफ्रिजरेटर्स बने, ये टाइप का एक इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ. दूसरा,
शहरीकरण, अर्बनाइजेशन। तो लोग ग्रामीण क्षेत्र छोड़ छोड़ के बड़े बड़े शहरों में आए, शंघाई आए, बीजिंग आए, शेंजन आए, वुहान आए, ऐसे ऐसे शहरों में चाइना में वृद्धि हुई, ग्रोथ हुआ। वैसे ही शिकागो आए, अटलांटा आए, न्यूयॉर्क आए, लॉस एंजलिस आए, और वहाँ भी अर्बनाइजेशन अमेरिका में भी हुआ। तो जो दुनिया ने डेवलपमेंट मॉडल जो देखा है, वो डेवलपमेंट मॉडल जो है वो हरदम इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन से चला है। ठीक है, तो ये चाहे आप अमेरिका की बात करें, चीन की बात करें, ये दो कारण हैं, ये दो ड्राइवर हैं जिसके द्वारा ये इन्होंने डेवलप किए हैं, इनका विकसित देश बना है। अब भारत में इसका काफ़ी अलग एक तरीका चल रहा है इस समय। और क्या है, क्योंकि हम लोगों की इकोनॉमी जो है अभी भी काफ़ी एग्रीकल्चर और रूरल इकोनॉमी है, यानी ग्रामीण क्षेत्र में अभी भी हमारे 60-70% लोग रह रहे हैं और किसान हैं और अभी भी खेतीबाड़ी में लगे हुए हैं। तो वो मतलब, और जो तेज़ी से शहरीकरण जो हुआ था, 80-90% लोग अब शहर में रह रहे हैं अमेरिका में, चाइना में, वो हम लोगों क्या नहीं, क्योंकि हम लोग क्या अभी भी 2/3 लोग जो हैं वो ग्रामीण क्षेत्र में रह रहे हैं, रूरल एरियाज़ में रह रहे हैं, और 1/3 लोग हैं वो सिर्फ शहरों में रह रहे हैं। तो इसलिए अर्बनाइजेशन भी उतनी तेज़ी से नहीं हुआ है, और खेतीबाड़ी और कृषि क्षेत्र को छोड़कर हम लोग उद्योग में भी नहीं आए हैं उतना। तो ये बहुत भारी अंतर है इंडिया मॉडल में और जो स्टैंडर्ड डेवलपमेंट मॉडल। कोई भी इकोनॉमिस्ट आपको बताएगा कि ये स्टैंडर्ड डेवलपमेंट मॉडल है इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन का, इंडिया का मॉडल काफ़ी अलग है। तो ये हम लोगों को समझना पड़ेगा। और अगर हमें और विकसित बनना है, अगर हर कोई को बढ़िया एक हम लोग नौकरी दें, हर कोई को गाड़ी मिले, हर कोई को रेफ्रिजरेटर मिले, हर कोई को अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं मिलें, यही तो विकास होता है। ठीक है ना। इफ़ यू हैव टू क्रिएट अ डेवलप्ड कंट्री, वी हैव टू प्रोवाइड दीज एसेंशियल सर्विसेज एंड गिव एवरीवन अ गुड मिडिल क्लास लाइफ। जो हमारे देश में कई राज्य हैं, आप दिल्ली ही ले लीजिए, गोवा ले लीजिए, आप गुजरात ले लीजिए, ऐसे हमारे कुछ राज्य हैं जहां अब लगभग सब लोग मध्यम वर्ग के लोग हो गए हैं। सबके पास बुनियादी सुविधाएं हैं, पक्का घर है, सबके पास मोटरसाइकिल या गाड़ी है, सबके पास रेफ्रिजरेटर है, टीवी है। ये ऐसे कई हमारे राज्य हैं जो यहाँ तक पहुँच गए हैं। लेकिन झारखंड में नहीं हुआ है, बंगाल में नहीं हुआ है, बिहार में नहीं हुआ है। बहुत राज्य हैं जहाँ बहुत अभी भी लोग हैं जो मध्यम वर्ग के नहीं हो पाए हैं। तो इंडिया का क्या डेवलपमेंट मॉडल होगा जब हम उस तेज़ी से शहरीकरण नहीं कर रहे हैं और तेज़ी से उद्योगीकरण नहीं कर रहे हैं। वो आज के समय अगर आप किसी अर्थशास्त्री से पूछेंगे, यू आस्क एनी इकोनॉमिस्ट व्हाट इज़ द इंडिया मॉडल, they will not be able to give you an answer, because fundamentally we are different from America and China that have industrialized and urbanized very quickly. अभी पूरी विकसित भारत यात्रा चल रही है, and if you literally translate it, it means a developed nation. And आपने अभी just बात की what are the fundamental building blocks for what it is to be developed. But let me repose this question to you from an economic sense, from probably a growth projection sense. आपको क्या लगता है कि आने वाले किस टाइम होराइजन में, किस टाइम पीरियड में इंडिया एक डेवलपिंग से डेवलप्ड नेशन की तरफ जो है बढ़ सकता है? परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी बिल्कुल सही हैं कि 2047 तक हमारा देश एक विकसित देश बन जाएगा। यानी कि लगभग सबको रोज़गार का अवसर मिलेगा, एवरीबडी विल हैव अ गुड जॉब। सब लोगों को बुनियादी सुविधाएं, बेसिक सर्विसेज मिलेंगी, और हमारा देश का इंफ्रास्ट्रक्चर एकदम एक विकसित देश के तरीके का होगा। तो वी विल गेट देयर। 2047 जो है अभी 23-24 साल है, और हम लोग पक्का वहाँ पहुँचेंगे। कोई इसमें किसी को कोई दो राय नहीं है, किसी को कोई शंका नहीं है, हम लोग पहुँचने वाले हैं। वी आर डेफिनेटली गोइंग टू बी अ वेरी सक्सेसफुल डेवलप्ड कंट्री बाय 2047। प्रश्न ये है अनन्या जी कि इंडिया का मॉडल क्या होगा। अगर अमेरिका का मॉडल और चीन का मॉडल इस तरीके के शहरीकरण और उद्योगीकरण से हुआ है, उसको लोग कहते हैं फार्म टू फैक्ट्री मॉडल। फार्म टू फैक्ट्री मॉडल यानी आपने खेती छोड़ी, आप खेती छोड़ी, अब आप बड़े किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं। तो खेत छोड़कर फैक्ट्री यानी फार्म टू फैक्ट्री, ये डेवलपमेंट मॉडल रहा है। मेरा मानना है कि हिंदुस्तान का जो तरीका होगा, हिंदुस्तान का जो डेवलपमेंट मॉडल होगा, बिल्कुल अलग होगा। ये मेरा मानना है, और मैं उसको कहता हूँ फार्म टू फैक्ट्री नहीं, फार्म टू फ्रंटियर। फार्म टू फैक्ट्री नहीं,
फार्म टू फ्रंटियर मॉडल होगा और वो ग्रीन फ्रंटियर डेवलपमेंट मॉडल इंडिया का होगा और बिल्कुल अलग और अनोखा ये डेवलपमेंट मॉडल, विकास का मॉडल इंडिया का होने वाला है। और हम लोग उस रास्ते पे अग्रसर हैं, हम लोग उस रास्ते पे चल रहे हैं। ये ग्रीन फ्रंटियर डेवलपमेंट मॉडल भारत का होने वाला है। और मैं आपको बताता हूँ क्यों। इसलिए क्योंकि हम फ्रंटियर में होंगे। वो फ्रंटियर कौन सा है, यानी कि एकदम मतलब सबसे जो बढ़िया तरीके से काम करने का तरीका होता है, कटिंग एज, एकदम ज़बरदस्त। हम लोगों का फ्रंटियर का सब काम होगा, सबसे बढ़िया काम होगा। और वो काम बढ़िया दो तरीके के होने वाले हैं। पहला कंपेटिटिवनेस, यानी कि हम लोगों की कंपनीज जो हैं, हम लोगों की इकोनॉमी जो है, दैट विल बी द मोस्ट कंपेटिटिव इकोनॉमी इन द वर्ल्ड एंड इट हैज़ टू बी इफ वी आर गोइंग टू कंटिन्यू टू ग्रो एंड डेवलप। सो वी विल हैव टू बी अ ग्लोबली कंपेटिटिव इकोनॉमी, आवर कंपनीज विल हैव टू बी ग्लोबली कंपेटिटिव। तो एक कंपेटिटिवनेस फ्रंटियर, ठीक है। दूसरा सस्टेनेबिलिटी फ्रंटियर, यानी ग्रीन डेवलपमेंट, यानी नेट ज़ीरो डेवलपमेंट, यानी डीकार्बनाइजेशन। और इसके दो ड्राइवर्स इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन, अनन्या जी, नहीं होने वाले हैं। इसके दोनों ड्राइवर इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन नहीं होने वाले हैं। मेरा मानना है कि इसके दोनों ड्राइवर डिजिटाइजेशन और डीकार्बनाइजेशन होने वाले हैं। डिजिटाइजेशन और डीकार्बनाइजेशन होने वाले हैं, यानी through our digital infrastructure we are going to build the world's most competitive economy, and through decarbonization we are going to build the world's greenest and most sustainable economy. That is India's green frontier development model, unique to India, अनोखा development model है, अनोखा विकास का मॉडल है। हम उस राह पे हैं, हम उस रास्ते पे हैं। ये मैं समझता हूँ कि इतिहास में, विश्व के इतिहास में लोग इसको मानेंगे कि भारत ने बिल्कुल अलग रास्ता चुना। और आप जान रही हैं अनन्या जी कि क्लाइमेट चेंज के कारण अगर हम लोग पेट्रोल, कोयला, डीजल, नेचुरल गैस इसका उपयोग करते रहें तो विश्व बच नहीं सकता। पृथ्वी जो है कबाड़ा हो जाएगी, कबाड़ा हो जाएगी। क्योंकि ये सब जो हैं, इनके कारण कार्बन के जो कण हैं, कार्बन के जो पार्टिकल्स हैं, वो एटमॉस्फेयर में जा रहे हैं। और आप समझिए कि एटमॉस्फेयर में ये जो कण हैं, ये एक रजाई है, एक रजाई है। और जो सूरज का धूप जो आता है, वो धूप इस रजाई में, ये कार्बन के कण में, इस रजाई में वहाँ फंस जाता है, वहाँ ट्रैप हो जाता है। और एक बार ये धूप जो है वो फंस गई इस कार्बन के रजाई के कारण, तो पृथ्वी जो है दिन पे दिन गर्म होती चली जाती है। और आज दिल्ली में जो मैक्सिमम टेम्परेचर 48 है अनन्या जी, लोगों का मानना है 20-25 साल में अगर इसी प्रकार से क्लाइमेट चेंज चलता रहे, जो आज 48 हो गया है मैक्सिमम टेम्परेचर, वो 55 होने वाला है। और हज़ारीबाग में मैं बता दूं आपको, जब हम लोग बच्चों थे तो गर्मियों में तो हम लोगों को पंखा की जरूरत ही नहीं होती थी। रात को मेरे सब दादा नानी मौसम आसी बोलते थे, मुझे लगता था हम लोग को समझाने की कोशिश करेंगे तुम लोग को एसी की आदत लग गई। बट मतलब अब डेटा हजारीबाग हिल स्टेशन था, हजारीबाग हिल स्टेशन था, जंगल झाड़ जमीन की जगह थी, हिल स्टेशन था, पंखे की जरूरत नहीं होती थी। रात को हम लोग कंबल ओढ़ के सोया करते थे गर्मियों में। आज अनन्या जी बिना एसी के दिन में हजारीबाग में चलता ही नहीं किसी का काम। अब आप सोचिए कितना परिवर्तन क्लाइमेट चेंज के कारण आया है, और ये और तेज़ी से, और गति से, और रफ्तार से अगले 20-30 साल में आने वाला है। इसलिए पूरे विश्व में आज के समय कॉप चल रहा है दुबई में, पूरे विश्व में लोगों का पूरा ये मानना है, और बिल्कुल सही है, मैं तो खुद इंजीनियर साइंटिस्ट हूँ, वैज्ञानिक हूँ, कि अगर हम लोग इन सब कोयले का, पेट्रोल का, डीजल का, गैस का अगर उपयोग हम लोग नहीं बंद करें, सोलर ऊर्जा पे नहीं जाए अनन्या जी, तो पृथ्वी और हम लोगों की ज़िंदगी बहुत ही संकट में आ जाएगी। इससे हम लोगों को बचने के लिए आपको, मैं तो उम्र में का हो गया हूँ, आप लोगों की ज़िंदगी की बात है, आपके बच्चों की ज़िंदगी की बात है, वो बहुत ही कष्टदायक एक ज़िंदगी होगी। बहुत लोगों को इसके कारण पीड़ा होगी और दिक्कत होगी। इसलिए आज के समय हमें एक बिल्कुल अलग, बिल्कुल नया, बिल्कुल अनोखा डेवलपमेंट मॉडल अपनाना होगा। और इसको मैं कहता हूँ ग्रीन फ्रंटियर डेवलपमेंट। कंपेटिटिवनेस भी हो, सस्टेनेबिलिटी हो। सस्टेनेबिलिटी है तो कंपेटिटिवनेस है, कंपेटिटिवनेस है तो सस्टेनेबिलिटी है, दोनों जरूरी है। उसी में एक फाइनल क्वेश्चन ऑन द ग्रीन इकोनॉमी। इंडिया की अगर हम बात करें, नेट ज़ीरो इकोनॉमी इज़ व्हाट
India has been talking about a lot of your work in this area. What are say top 2 or 3, क्योंकि probably अब लोग समझते भी हैं कि economic development cannot come at the cost of environmental degradation. But say what are the top 3 big bang sort of initiatives that Modi government is taking to ensure that we are moving towards sustainable green development? नहीं तो पूरी तरीके से हम लोग इस विकास के मॉडल पे अग्रसर हैं, मैं आपको बताता हूँ। इसके पहले मैं एक बात जोड़ लूँ जो मैंने नहीं कहा, जो बहुत बहुत ज़रूरी है समझना। आप जान लीजिए कि दिल्ली की AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या है, 300, 400, 500। मतलब जो हम लोगों की यहाँ पोल्यूशन की स्थिति है, जो गैस चेम्बर दिल्ली बना हुआ है, पूरा उत्तर भारत बना हुआ है, वो दुनिया में कहीं नहीं है। और हर वर्ष WHO का मानना है, हर वर्ष 10 लाख से 20 लाख लोग मर रहे हैं इस एयर पोल्यूशन के कारण। कोविड से बहुत ज़्यादा लोग मर रहे हैं एयर पोल्यूशन के कारण। और एयर पोल्यूशन का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? फॉसिल फ्यूल्स, यानी कोयला, यानी नेचुरल गैस, यानी पेट्रोल, यानी डीजल। तो इसलिए एयर पोल्यूशन से भी हम लोगों को राहत मिलेगी अगर हम लोग नेट ज़ीरो ग्रीन इकोनॉमी की ओर बढ़ें। तो ये देश के स्वास्थ्य के लिए, देश के विकास के लिए, देश के उन्नति के लिए अत्यंत ज़रूरी है, अत्यंत अनिवार्य है कि हम लोग नेट ज़ीरो की ओर बढ़ें। अब आपने पूछा कि नेट ज़ीरो के लिए क्या हम लोगों ने ठोस कदम लिए हैं। 4 ठोस कदम हैं, 4 बहुत बड़ी नीतियां हैं जिनको समझना जरूरी है। पहली बात तो ये है रिन्यूएबल्स, और हम लोगों की कोशिश है कि हम लोग 2050-2060 तक सब कोयला जो है उसको रिटायर कर लें, और पूरा जो है सोलर ऊर्जा और फिर हवा के द्वारा, यानी विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी के द्वारा ही हम लोगों का पूरा पावर ग्रिड चले, पूरा हम लोगों का सिस्टम चले। तो नंबर 1 रिन्यूएबल्स, एंड पूरा जो है हम लोगों का पावर जो है वो सोलर से, विंड से, हाइड्रो से आए। इसके लिए हम लोग लगे हुए हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की है 500 गीगावाट की, पहला। दूसरा, पूरा हमारा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, ये चाहे इलेक्ट्रिक हो या बायोफ्यूल्स के द्वारा चले, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ? हर 2 व्हीलर, भारत में 20 करोड़ 2 व्हीलर हैं, हर 2 व्हीलर मोटरसाइकिल, स्कूटर सब इलेक्ट्रिक हो जाए, हर 3 व्हीलर ऑटो रिक्शा इलेक्ट्रिक हो जाए, हो भी रहे हैं, हर गाड़ी इलेक्ट्रिक हो जाए, हर ट्रक इलेक्ट्रिक हो जाए या बायोफ्यूल्स यानी एथेनॉल के आधार पे चले, बस इलेक्ट्रिक बस हो जाए। तो पूरा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जो हम लोगों का है उसको इलेक्ट्रीफाई करवाना जरूरी है। तीसरा, हम लोगों को बायोफ्यूल्स का उत्पादन करना जरूरी है, जिसमें से ग्रीन हाइड्रोजन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ग्रीन हाइड्रोजन के द्वारा हम लोग स्टील को, सीमेंट को, फर्टिलाइज़र को हम लोग ग्रीन कर सकते हैं। आज सीमेंट, स्टील, फर्टिलाइज़र, ये सब जो इंडस्ट्री हैं, इनको अगर हीट प्रोसेसिंग के लिए, गर्मी के लिए ज़रूरत है, तो ये लोग कोयला का उपयोग करते हैं, संभव नहीं है आगे। तो उसका फिर हम लोगों को उसको बदल कर ग्रीन हाइड्रोजन का उपयोग करना पड़ेगा, और ग्रीन हाइड्रोजन और बायोफ्यूल्स पे हम लोग लगे हुए हैं, ये भी बहुत ज़रूरी है। और चौथा जो है वो है कार्बन मार्केट्स, और भारत में कार्बन मार्केट्स को हम लोगों ने कानून पारित कर दिया है, और साथ साथ विश्व में भी कार्बन मार्केट्स बन रहे हैं जिसमें कि निवेश आ सके। तो निवेश बड़े तेज़ी से आए। ये निवेश जब तेज़ी से आएगा तो ये 3 जो कदम हैं जो मैंने बताया आपको, ठोस कदम, कि पूरा बिजली सिस्टम जो है वो सोलर ऊर्जा और विंड एनर्जी और हाइड्रो से चले, इलेक्ट्रिफिकेशन और ट्रांसपोर्टेशन हो, आपको ग्रीन हाइड्रोजन मिले, इसके लिए कार्बन मार्केट्स होना ज़रूरी हैं। तो ये 4 मुख्य कदम हैं, 4 मुख्य नीतियाँ हैं जिसके द्वारा हम लोगों का नेट ज़ीरो का जो है डीकार्बनाइजेशन की जो है ट्रेजेक्ट्री चल रही है, ग्रीन फ्रंटियर डेवलपमेंट हो रहा है। Great. So this brings us to almost the middle of the podcast, and my remaining questions are more on the big ticket reforms, economic reforms, macroeconomic reforms, then talking about grassroots level change in terms of schemes that have had the most public impact, and then coming back to Hazaribagh for your work as a parliamentarian. But before that, आप कुछ order करिए. See what would you like to have? आपने बहुत अच्छा यहाँ रेस्टोरेंट आपने चुना पॉट है, बेली। पॉट बेली, जो हमारे अपने ही क्षेत्र का खाना पीना इनका चलता है बहुत बढ़िया। तो कुछ ना कुछ बढ़िया खाया जाए। आप एक रांची पुलाव ले आइए और साथ साथ एक आम पन्ना पिलाइए। Now, in the past 9 years, 10 years, of course, we are almost at the tail end of the second term of Prime Minister Modi. Now, in this sort of context, first is a zoom out in terms of
what are the big macroeconomic, say 3 big macroeconomic reforms that you would like to recount that you feel have had the biggest impact? If you want to give some numbers, जिससे हमें थोड़ा scale of impact भी पता चले. And then similarly, top 3 government schemes जो ग्राउंड पे जा कर के जिनका सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ है. अगर आप हमें जूम आउट और जूम्ड इन पर्सपेक्टिव दोनों दें, देन ऑफ कोर्स देयर आर सो मेनी स्कीम्स एंड सो मेनी रिफॉर्म्स, बट जस्ट 3 टॉप जूम आउट एंड 3 जूम इन्स. सो 3 तो करना बहुत मुश्किल है अनन्या जी, सो प्लीज़ अलाउ मी टू डू 5. ठीक है, तो मैं 5 आपको मैक्रो रिफॉर्म्स बताऊंगा और 5 जो हैं वो माइक्रो रिफॉर्म्स बनाऊंगा, यानी ज़मीनी स्तर पे 5 ऐसी कौन सी चीज़ें हुई हैं जिनसे आम जनता के जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आया. तो वो मैं 5 ज़मीनी स्तर वाली बात करूंगा, और मैक्रो यानी अर्थव्यवस्था के स्तर पे क्या हुआ है वहाँ भी मैं आपको बताना चाहूँगा 5. And the first one I will tell you is connected to both the macro and the micro. So there's a very interesting story. I'll take you on a digression for a minute, which is the following. You know, President Franklin Delano Roosevelt introduced Social Security and Medicare to America. It completely changed American capitalism, American economy, because he introduced Social Security, which was a pension system, and Medicare, which was a healthcare system to America. And he became so popular, President Roosevelt, that they had to bring in term limits because he won 3 consecutive elections. Right. I think history is repeating itself. And I think the greatest accomplishment of Honorable Prime Minister's government is going to be the social security system that we have developed at the macro level, which of course I will then talk about at the micro level also. तो जो हम लोगों ने सामाजिक कल्याण किया है, जिसमें प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, जैसे मैंने बताया 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज मिलना, आयुष्मान भारत के द्वारा सबको हम लोगों ने स्वास्थ्य की सेवाएं दी हैं, हम लोगों ने डीबीटी के द्वारा किसान सम्मान निधि, जनधन योजना, सीधा लोगों को पैसे उनके ही बैंक के खाते में डाला है. ये जो सोशल सिक्योरिटी सिस्टम जो बना है, जो सामाजिक कल्याण की प्रणाली बनाई गई है, इसका कोई मुकाबला नहीं है विश्व में. अगर मुकाबला कर सकते हैं तो वो प्रेसिडेंट FDR के साथ ही कर सकते हैं, जो अमेरिका में 1930s में सोशल सिक्योरिटी होने लाया, और जो उनकी लोकप्रिय थी उसी प्रकार से हमारे परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी की भी लोकप्रियता उतनी है और बढ़ती चली जा रही है. तो ये मैक्रो इकोनॉमिक रिफॉर्म सोशल सिक्योरिटी का जो हुआ है, सामाजिक सुरक्षा का हुआ है, ये अद्भुत हुआ है. मतलब भारत का इतिहास एकदम बदल गया है इसके कारण. और मुझे नहीं लगता है कि भारत के इतिहास में, स्वतंत्र भारत के इतिहास में इतना बड़ा कोई सुधार किसी और प्रधानमंत्री जी ने लाया है, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने सामाजिक कल्याण में उन्होंने लाया है. तो ये सोशल सिक्योरिटी सिस्टम पहला जो हुआ है. दूसरा कि हम लोगों ने कुछ ऐसे गेम चेंजिंग हम लोगों ने कानून बनाए हैं जिसके द्वारा अर्थव्यवस्था को बहुत प्रोत्साहन मिला है. और उसमें जो हैं वो हैं GST, जो पूरा टैक्स सिस्टम जो था, अलग अलग इनडायरेक्ट टैक्सेस थे हर राज्य में, सबको कंसोलिडेट करके एक GST बनाई गई है. फिर इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड IBC, जिसको हम लोग लाकर बहुत बड़ा परिवर्तन बैंकों में लाए हैं. और तीसरा जो है, जो हम लोगों ने बैंकों में सुधार लाया है. तो GST में जो सुधार आया, जो IBC में सुधार आया, बैंकों का सुधार आया, फिर बैंकों का खुद का जो कंसोलिडेशन और रिकैपिटलाइजेशन किया, और हम लोगों ने फिर UPI डिजिटल पेमेंट्स हम लोग लाए. ये जो पूरा GST और फाइनेंशियल सेक्टर का जो डिजिटाइजेशन वगैरह का जो काम हुआ है, ये भी अद्भुत हुआ है, इसका कोई मुकाबला नहीं है. तो ये नंबर 2 हो गया. नंबर 3 इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड आउट. तो आप जान रही हैं कि किस प्रकार से हम लोगों ने सड़कों का निर्माण किया है, पोर्ट्स का निर्माण हुआ है, हवाई अड्डों का निर्माण किया गया है, रेलवे का वंदे भारत हज़ारीबाग आ गई है. तो इंफ्रास्ट्रक्चर का जो कल्याण हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर का जो कायाकल्प हुआ है, वो आज सबके सामने है. सबके सबको नज़र आ रहा है कि किस प्रकार से टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर, हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर, एविएशन इंफ्रास्ट्रक्चर, एकदम गजब का इंफ्रास्ट्रक्चर जो बना है, कनेक्टिविटी में क्रांति आई है. तो ये तीसरा मामला है. चौथा, PLI स्कीम के द्वारा जो मैन्युफैक्चरिंग को प्रोत्साहन मिला है. आज के समय आप यहाँ, आपका आईफोन है, ये आईफोन भारत में बन रहा है. और आगे के समय अगर आप देखें, एप्पल जैसे जो कंपनीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा और मैन्युफैक्चरिंग भारत में ला रहे हैं.
ऑटो पार्ट्स में आ रहा है, टेक्सटाइल्स में आ रहा है। तो मैन्युफैक्चरिंग में जो परिवर्तन आया है पीएलआई स्कीम के द्वारा, ये भी अद्भुत है और इसका हम लोग तुलना नहीं कर सकते हैं। तो ये भी बहुत बड़ी एक क्रांति आई है। और जो पांचवा जो क्षेत्र है जिसमें क्रांति आई है वो है कृषि क्षेत्र। तो कृषि क्षेत्र में हम लोग किसान सम्मान निधि हम लोगों ने दिया है, फर्टिलाइज़र की व्यवस्था, जहाँ पहले लोग यूरिया फर्टिलाइज़र के लिए मारे फिरते थे, आज के समय फर्टिलाइज़र की ना कमी है ना फर्टिलाइज़र का प्राइस बढ़ा है। हम लोगों ने नए नए बीज और नए जो क्रॉप्स हैं उनका हम लोगों ने बढ़ावा दिया है, कोल्ड स्टोरेज आया है, वेयर हाउसिंग आई है, फूड प्रोसेसिंग बढ़ा है। तो कृषि क्षेत्र में जो क्रांति आई है वो भी अद्भुत क्रांति है। तो ये पांचों अगर आप क्षेत्र देख लें, जैसे मैंने कहा, सामाजिक सुरक्षा, सोशल सिक्योरिटी नंबर 1, नंबर 2 पूरा जीएसटी, आईबीसी, टैक्सेशन सिस्टम, फाइनेंशियल सेक्टर, नंबर 3 इंफ्रास्ट्रक्चर, नंबर 4 मैन्युफैक्चरिंग, नंबर 4 एग्रीकल्चर। 5 क्षेत्रों में ऐतिहासिक कदम लिए गए हैं और एकदम कायाकल्प हो गया है। तो ये मैक्रो लेवल पे अगर आप देखें, टॉप पे आप देखिए कि बहुत गजब इसका प्रभाव हुआ है और इसके कारण जीडीपी ग्रोथ हुई है। वो तो आउटपुट है इस सब चीज़ों का। जीडीपी ग्रोथ हुई है, रोज़गार का सृजन हुआ है और सबसे ज़रूरी जो मैं बात बताऊंगा वो ये है कि 14 करोड़ लोग जो मल्टी डिमेंशनल पॉवर्टी जिसको कहते हैं, जो मल्टी डिविजनल पॉवर्टी से लिप्त थे, अब वो उससे बाहर आकर 14 करोड़ लोगों को हम लोगों ने इस गरीबी रेखा से बाहर निकाला है। ये किस टाइम पीरियड? ये पिछले 10 वर्षों में पिछले 10 वर्षों में 14 करोड़ लोगों को हम लोगों ने गरीबी रेखा से आगे बढ़ाया। तो ये भी बहुत गजब का मैक्रो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के ये इम्पैक्ट हुआ है, प्रभाव हुआ है। तो ये तो मैक्रो लेवल पर हुआ। अब चलते हैं हज़ारीबाग, चलते हैं कटकमसांडी या टाटी झरिया, या आपको ले चलता हूँ मैं पद्मा। कोई भी हमारे आप प्रखंड में चलें, किसी भी सुदूर गांव में आप चलें, एकदम दूर दराज गांव में चलें और ग्रास रूट्स पे आइए। अब ग्रास रूट्स पे आइए, किसी महिला से आप पूछिए कि भाई आपके जीवन में पिछले 10 वर्षों में मोदी जी के द्वारा क्या आपको मिला है, मोदी जी की क्या गारंटी है। हर महिला आपको बताएगी कि हमको आज मुफ्त में अनाज मिल रहा है। हर महिला आपको बताएगी कि अगर हमारा कच्चा घर था आज हमको पक्का घर मिला है, हमको शौचालय मिला है, हमको बिजली मिली है, हमको गैस का सिलेंडर मिला है, हमको बैंक का खाता मिला है, हमारे गांव में पक्की सड़क आ गई है, कालीकरण हो गई है उस सड़क का जहाँ कच्ची सड़क थी। और साथ साथ जब कोरोना आया तो हमारी देखभाल की गई, हम सबका टीकाकरण हुआ, ये भी हम लोगों ने करके दिखाया। तो ये तो मैंने 8 ऐसे ही गिन लिया आपके सामने। हर महिला ये स्वीकार करेगी यार, अभी गारंटी की गाड़ी, मोदी की गारंटी वाली गाड़ी चल रही है, विकसित भारत वाली गाड़ी चल रही है, हम लोग सब लोग उसमें मिले हुए हैं, चल रहे हैं। और जहाँ जहाँ जाते हैं लोगों से ये प्रश्न पूछते हैं, ये आपको लाभ मिले कि नहीं मिले, दीदी मिली कि नहीं आपको राशन कार्ड, दीदी आपको मिला कि नहीं शौचालय, दीदी आपको मिला कि नहीं गैस का सिलेंडर। और हम लोगों ने हज़ारीबाग में खासकर सैचुरेशन मोड में हम लोगों ने ये हम लोगों ने बुनियादी जो सुविधाएं हैं हम लोगों ने घर घर पहुंचाई हैं। और इसलिए जो काम हुआ है वो अतुल्य हुआ है, अकल्पनीय हुआ है, अद्भुत हुआ है और हर कोई जन जन इसको स्वीकार कर रहा है। अमेजिंग। आई मीन जैसा आपने कहा, एक पूरी पिक्चर पेंट कर दी कि और वास्तव में मैं ऐसी कोई मतलब बड़ी बातें नहीं कर रहा हूँ, सेक चिलिया नहीं है, ये वास्तव की बात है। आप आइए मेरे साथ हज़ारीबाग में, आपको मैं घुमाता हूँ। बहुत बड़ा विकास भी हुआ है, हम लोगों ने हाईवे भी बनवाए हैं, हमने मेडिकल कॉलेज बनवाया है, कृषि अनुसंधान केंद्र हम लोग का बना है, अक्षय पात्र बना है, बहुत बड़ी बड़ी विकास की योजनाएं हुई हैं। लेकिन सबसे ज़रूरी था कि हर घर हम लोग ये बुनियादी सुविधाएं पहुंचा दें। अनन्या जी हम लोगों ने पहुंचा दी हैं और इसमें बहुत दिक्कत भी हुई है हम लोगों को। दिक्कत इसलिए हुई क्योंकि पिछले 4-4.5 वर्षों में तो जेएमएम कांग्रेस की महागठबंधन की क्या महाठगबंधन की सरकार चल रही थी, जिसमें हर अधिकारी भ्रष्ट, जिसमें हर अधिकारी बेईमानी में लगा हुआ है, जिसमें हर अधिकारी पैसे में लाने में लगा हुआ है। और जैसे मैं हरदम अपने भाषणों में कहता हूँ कि वो काम नहीं कमाई चाहते हैं, काम नहीं कमाई चाहते हैं, सेवा के लिए नहीं मेवा के लिए लगे हुए हैं, और भलाई के लिए नहीं मलाई के लिए लगे हुए हैं। और धीरज साहू जी के घर जाइए, मलाई ही मलाई निकल के आई। तो ये सो देयर यू हैव इट, राइट। सो वी आर डीलिंग विद अ thoroughly corrupt, inefficient, incompetent government that is not interested in serving the people. Despite that,
using these central schemes and central organizations, we have been able to reach every single home and get these very, very basic essential services. And it is a tragedy of our country that in 75 years of independence, we were not able to do this. We should have focused on this from the moment of independence and tried to deliver Get this. the basics right. Yes, get the basics right. Yeah, yeah, yeah. पक्का घर तो मिले, पानी तो मिले, आपको गैस का सिलेंडर तो मिले, आपको बैंक का खाता फॉर गॉड सेक्स मिले. और आप माननीय प्रधानमंत्री जी की दूरदर्शी सोच को देखिए, अंडरस्टैंड हिज incredible insight and understanding of the Indian situation, that if you remember, virtually the first thing he did, announced in August 2014, was कि I will get a bank account to everyone. And by Republic Day 2015, in 6 months we had done it. Yep. Now that bank account is the foundation for everything else, the jam trinity. Right. Jan Dhan account, Aadhaar, which we then rolled out and got everyone to do, and then mobile. Yeah. So jam trinity के द्वारा पूरा social security system roll out हुआ, which is what I described. Right. So this has been extraordinary, Ananya ji, and that's why I said ki, history will remember this time. Right. Now I have two sort of Karan Johar type questions because I'll give you some rankings. Ask you to do some rankings, and I'll give you some. My first question is on reforms, and the second question is on reformers. So the reforms, if I were to, put to you these 4 reforms, give me a ranking on what do you think have been the most ले आइए. So 4 reforms. One, 1991 में जब liberalization हुआ, economy open up हुई at the time of Mr. Prime Minister Narasimha Rao. उसके बाद वाजपेयी era में telecom and private investments, वहाँ भी पूरा reforms चले. Then of course 2014-15 में jam trinity, that sort of kicked off. And then the GST reforms. आप सत्तू वाला लीजिए, बहुत बढ़िया बनाया इन लोगों ने. ये बढ़िया है. I think in any Bihari cuisine, sattu is नहीं, झारखंड में भी हाँ. हम लोग सत्तू खूब खाते हैं. Sattu is the hero recipe or the hero ingredient. लाजवाब. It's a मतलब वो टाइम दूर नहीं जब Starbucks will give you some क्यों नहीं? सत्तू बहुत बढ़िया. or something. बहुत बढ़िया आपने सुझाव दिया. So for these 4 reforms, if you were to give a ranking, maybe 1991 liberalization reforms, Vajpayee era reforms on telecom and other private sector investment, then the jam trinity and GST, how would you rate these reforms in terms of like the impact? नहीं, देखिए वो तो मैंने पहले ही कह दिया कि मुझे लगता है कि भारत के इतिहास में जो हम लोगों ने सोशल सिक्योरिटी का काम किया है, जो सामाजिक सुरक्षा, सामाजिक कल्याण का काम किया है, जो हर घर तक हम लोगों ने पहुंचा दिया है, ये इतिहास में इसका कोई तुलना हम लोग नहीं कर सकते. अतुल्य है, अतुल्य. इट्स टोटली अनपैरेलल. And second, of course, I will talk about Atalji's reforms, which I think come second, and then liberalization. Liberalization comes third. And the reason for it is very simple. The reason for it is that the reforms that we have undertaken over the last 10 years have touched everyone's life. हर कोई के जीवन में एक क्रांति आई, हर कोई के जीवन में, जन जन के जीवन में. ये बहुत बड़ा एक काम हुआ है, बहुत बड़ी उपलब्धि है हम लोगों की. और मैं मानता हूँ कि भारत के इतिहास में ऐसा आर्थिक सुधार किसी ने कभी नहीं कोई लाया है, और इसका कोई हम लोग तुलना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप सोचिए कि इसमें जन कल्याण कितने बड़े पैमाने पे हुआ है, इसका कोई हिसाब नहीं है. ओके, सो योर पैरामीटर फॉर जजिंग दिस वाज कि कितने ज़्यादा लोगों तक जो है वो रिफॉर्म, the greatest benefit, the greatest welfare to the greatest number. Right. है ना? Right. That's a Benthamite view. Yes. Okay, now my second question, Karan Johar types question, is again on rating of prime ministers from a purely economic perspective. And your four options is Prime Minister Narasimha Rao. Then, of course, we have Dr. Manmohan Singh, who's been a celebrated economist. And then there's Prime Minister Modi. If you were to just sort of rank them as prime ministers from an economic lens, how would you? No, there's no comparison, Ananya ji. The fact of the matter is the Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji has transformed India in a way that no Prime Minister, and really the only Prime Minister you can now compare him to is Jawaharlal Nehru, because he was also Prime Minister for 17 years and did a number of things, some good, some bad.
but he did have a huge impact on India. Not all of it was, of course, positive. There were some things that were very, very negative, which we have now fixed, like Kashmir, for instance. But no other prime minister even begins to have the kind of impact that the honorable prime minister has had, because he's transformed all sectors of the economy and all aspects of nation building. So whether we look at the economy, we look at national security, India's geopolitical position right now, whether we look at our domestic integration, and I think the historic, absolutely unparalleled verdict that the Supreme Court gave on Article 370 has been an incredible boost to national integration, strengthened our country dramatically. So in every sector, in 10 years, the Honorable Prime Minister has thoroughly transformed India. Of course, in all of these conceptual ways, yes, the economy, etc., but in many important physical ways. I now work in the new parliament. And what a wonderful building it is. What a proud moment it is to know that we built this so quickly and that this can hold its own against any parliament in the world. And India's physical geography is changing, the connectivity, the roads, the highways, the airports, the ports, everything has been transformed. And so therefore there is really no comparison. One other question that I wanted to take with you, and especially because of your own professional experience of private finance, investment, and you must be meeting the who's who in terms of these sectors at large. Do you think in the past 10 years there is greater investor confidence in India? Like, is India being seen as like the place to go, the place to invest? Matlab, we hear it in the news, but like, how real is this assumption? One word answer. Yes. Okay. Let me tell you 2 or 3 things. First, in the last 20 years, our GDP has gone from $0.7 trillion to $4 trillion. In last 20 years, from 20 2004 years, to 2024, our GDP has gone from $0.7 trillion to $4 trillion, a growth of about $3 trillion. If you look at our listed securities, यानी our share bazaar जो है, that has also grown by $3 trillion, right? The GDP to market cap is a 1:1 ratio. So if GDP has gone up from 0.7 to 4 trillion, we've also added about 3 trillion to market cap, that is to wealth for investors. So investors have generated $3 trillion of wealth in the last 20 years. That's a lot. And India has been one of the best performing markets in the world as a result of that. And I say this in dollar terms. And people have made a lot of money. Now, we have a $4 trillion economy growing at 7% a year. We are going to be in the next 20 years a $15 to $20 trillion economy. Which means that if we've added $3 trillion to wealth in the last 20 years, in the next 20 years, Ananya ji, we are going to add $12 trillion. That means 4 times what we've added in the last 20 years. So if people have made money in the last 20 years, they're going to make 4 times that kind of money in the next 20 years. Wow. Okay. Right? Therefore, my investment advice to everyone is just invest in the Nifty and stay invested for the next 20 years. India is going to do the hard work. Indians will do the hard work for you. All you have to do is stay invested. And guess what? The world's smart investors totally understand that. And that's why in the Indian markets are doing as well as they are. India's domestic investors understand that. So the number of demat accounts in India has gone up from, I think it was some 40-50 lakh to now it's become some 13 crores. Wow. So it in the last 10 years has exploded. Exploded because the middle class, because as anybody who, and I hope you've set up one and all of you have set up one, an SIP. I did during COVID. Good for you. So you are one of those people who joined the markets. Yes. So set up an SIP and just keep putting money into the market month after month after month, and you will be rewarded for it, because India is going to grow and grow and grow, and we're going to create a tremendous amount of wealth. And that's what investors are understanding. That's why investors want to invest in India, and that's why we are seeing the inflow of capital that we are seeing right now. So whether it's foreign investors or domestic investors, everybody is really, really bullish about India. तो जो विश्वास है और विशेष
हमारे परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी में जो अटूट विश्वास है, इसकी पूरे विश्व में कोई तुलना नहीं की जा सकती है। और इसलिए आज के समय सब निवेशक जो हैं वो भारत को ही चमकता सितारा मान रहे हैं और उन सब का कहना है कि भारत में ही निवेश करना चाहिए। वी डोंट गेट टू रीड एनी ऑफ दिस, बट आपने इतने अच्छे से पूरा इसका समझाया विद नंबर्स। यहाँ आ गई आ गया रांची का पुलाव। Yes. चलिए जी, बहुत अच्छी बात है, और वो भी बैंगन और परवल के साथ। नाउ वील कम टू हजारीबाग जी। हाउस द पुलाव। बहुत बढ़िया बना। बढ़िया रांची पुलाव। बढ़िया, गुड चॉइस। Good. So this is widely acknowledged that as a parliamentarian you have a unique model. आपका एक unique style of functioning है, and of what I heard and of what I read, I realized कि जो आप ज़मीनी तौर पर central government schemes लेके जा रहे हैं, all the impact that is happening, it's just uniquely unique in sense. And I wanted to understand कि what exactly is the model. I mean, if there is one, or is it more organic? Like, what is the vision for development, and what is it that probably other parliamentarians can learn from as far as grassroots level reforms are concerned, with Hazaribagh say being an incubator of some kind? तो अनन्या जी, पहली बात तो ये है कि लक्ष्य सेवा भाव था। तो हम राजनीति में किसी करियर के कारण नहीं आए, हम राजनीति में कमाने के लिए नहीं आए, हम राजनीति में आए तो सेवा भाव से आए। तो मेरी कोशिश हरदम यही रही है कि विशेष रूप से क्योंकि हज़ारीबाग के मतदाता ने मुझे दिल्ली भेजा है, आशीर्वाद दिया है, तो मेरा पहला जो काम है वो जी और प्राथमिकता जो है वो यह है कि हज़ारीबाग की जनता के लिए जितना कुछ मैं कर सकता हूँ मैं करूँ। ये मेरी प्राथमिकता है, इसी को हम मुझे जोर देना है और इसको हमने करने की कोशिश की। और आज संतोष की बात यह है कि 10 वर्षों के बाद बहुत कुछ अब नज़र भी आ रहा है। तो अगर आप विकास की बात करें तो हज़ारीबाग में 3 स्तर हैं, 3 लेवल पे हम लोगों ने कोशिश की है विकास करने के लिए। पहले जैसे मैंने कहा कि जो हम लोगों की बहुत ही प्रभावशाली बुनियादी जो केंद्र की योजनाएं थी, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला योजना, उजाला योजना, स्वच्छ भारत अभियान, जनधन, ये सब जो हैं जो घर घर तक पहुंचानी होती हैं, इनको हम लोगों ने सैचुरेशन मोड में किया। और ये सौभाग्य रहा कि मेरे पास जो भी अधिकारी आए, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर वगैरह आए, उन्होंने भी काफ़ी सहयोग दिया। ठीक है, अधिकारी काफ़ी मतलब भ्रष्ट भी होते हैं, दिक्कतें भी होती हैं, लेकिन अधिकांश जो डीसी थे सब लोग अच्छे लोग थे, सब लोगों ने काफ़ी मेहनत की और हम लोगों ने सैचुरेशन मोड में ये सब जो बड़ी महत्वपूर्ण जो योजनाएं हैं उनको हम लोग घर घर तक पहुंचाया। उसमें मैंने बहुत ध्यान दिया। दिशा की बैठक में हम लोग जाकर इन सब चीज़ों की हम लोगों ने समीक्षा की और निरंतर हम लोगों का क्षेत्र में दौरा रहा। गांव-गांव में गए, देहात गए, लोगों से पूछा। और देखिए क्या है ना कि आप गांव देहात में आप जाइएगा तो महिला जो हैं वो बिल्कुल एकदम खुलकर आपको बता देंगे, एकदम मुखर होकर आपको बताएंगे। अगर कोई उनको राशन कार्ड नहीं मिला या शौचालय का काम नहीं हुआ तो आपको एकदम ऑन द ग्राउंड फीडबैक एकदम कंटिन्यूअस मिलता रहता है अगर आप दौरे में लगे रहें। तो एक जो था लेवल वो था कि ग्राउंड लेवल जो है ज़मीनी स्तर पे ये सब जो बुनियादी सुविधाएं हैं इनको पहुँचाना जरूरी है। सारी सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम को हम लोग को करना है। दूसरा जो काम था वो ये था कि हम लोगों को हर प्रखंड में, हर पंचायत में जो बड़ी बड़ी जो कुछ योजनाएं हैं उनको हम लोगों को लाने की ज़रूरत है। तो वो भी हम लोगों ने किया है। जैसे हम लोगों ने कृषि अनुसंधान केंद्र है, जैसे यहाँ पूसा वाला इंस्टीट्यूट है, वो हम लोगों ने बरी में हम लोग लाए हैं। कोनार डैम था विष्णुगढ़ में, तो कोनार डैम को हम लोगों ने फिर नवनिर्मित किया, उसको रिजुवेनेट किया, उसको किया। फिर हम लोगों ने रामगढ़ में पूरा जो काम था अक्षय पात्रा का वो हम लोगों ने किया है। पतरातू में PVONL का थर्मल पावर प्लांट है वो हम लोग लाए हैं। हज़ारीबाग में मेडिकल कॉलेज लाए हैं। तो जो लोकल डेवलपमेंट के लिए एट अ विधानसभा लेवल बड़ी बड़ी योजनाएं थी उस पर भी हम लोगों ने ध्यान दिया है, उनको भी हम लोग लाए हैं। एंड थर्ड, जो बड़े बड़े प्रोग्राम्स चल रहे थे जैसे नेशनल हाईवे का प्रोग्राम, जैसे रेलवे के वंदे भारत का प्रोग्राम, बहुत बड़े पैमाने पे ये पूरे केंद्र में के द्वारा ये सब योजनाएं चल रही थी। तो उसमें ये कोशिश था कि इन योजनाओं का लाभ पूरी तरीके से NH का पूरा लाभ, रेलवेज़ का पूरा लाभ, एयरपोर्ट का जो बहुत बड़े जो प्रायोरिटीज़ हैं
उसका भी लाभ हज़ारीबाग में मिले। और इसमें बहुत प्रसन्नता और गर्व का विषय ये है कि वंदे भारत ट्रेन हम लोग हज़ारीबाग ले आए हैं। आज आप हज़ारीबाग में वंदे भारत में बैठिए, आप रांची आप 2-2.5 घंटे में पहुंच जाइएगा, आप पटना 4 घंटे में अनन्या जी पहुंच जाइएगा हज़ारीबाग से। जहां आपको सड़क पे अगर आप जाएं, रास्ते पे जाएं, आपको 8-9 घंटे लग जाएंगे पटना पहुंचते पहुंचते। आज आप एकदम वंदे भारत ट्रेन में मज़े में बैठिए और आप पटना 4 घंटे में पहुंच जाते हैं। ये क्या चमत्कार हुआ है इन बड़ी योजनाओं के द्वारा। NH जहां हम लोगों को हज़ारीबाग से रांची जाने में 3-4 घंटे लगते थे, अब 1.5 घंटे लगते हैं। रामगढ़ और रांची तो बिल्कुल जुड़ ही गए हैं। हज़ारीबाग बरी पहुंचने में, GT रोड पहुंचने में आपको 1.5 घंटे लग जाते थे, आज के समय आधे घंटे लग रहे हैं। हम लोगों ने बहुत बड़ा बाईपास बना दिया है। और मजाकिया तौर पे अनन्या जी मैं कहता हूँ कि मैंने राजधानी भी हज़ारीबाग ले आई है, क्योंकि आप अगर हज़ारीबाग में बैठें, NH पे बैठें, तो आप कोडरमा 1 घंटे के अंदर आप पहुंच जाती हैं। 1 घंटे कोडरमा में राजधानी रुकती है, तो 1 घंटे में आप राजधानी कोडरमा से आप ले सकती हैं। और आप अनन्या जी अगर आप नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से आपको कहीं भी, आप दिल्ली में आपको कहीं पहुंचना है तो आपको 1-1.5 घंटे तो दिल्ली में ही लग जाते हैं। तो आपको हज़ारीबाग से कोडरमा 1 घंटे में आप NH पे पहुंच गई, आपने राजधानी ले लिया, कल सुबह आप दिल्ली पहुंच गई हैं, है ना। तो राजधानी भी इस कारण एक तरीके से हम लोगों ने पहुंचा दिया है, क्योंकि सड़कों की व्यवस्था इतनी अच्छी हो गई है। तो तीनों लेवल पे घर घर हम लोगों ने पहुंचाया है, हर क्षेत्र में, हर विधानसभा में, हर शहर में हम लोगों ने पहुंचाया है। और साथ साथ जो बहुत बड़ी जो योजनाएं जो चल रही थी उनको भी हम लोगों ने बहुत बड़े और अच्छे पैमाने पे हम लोगों ने हज़ारीबाग में उतारा है। 2 बातें मैं और इसमें जोड़ना चाहूँगा, जो बिल्कुल मैं 2 क्या 3 बातें जो बिल्कुल मैं ड्रीम प्रोजेक्ट मैं मानता हूँ। एक ड्रीम प्रोजेक्ट जो है वो है पतरातू का थर्मल पावर प्लांट। ये 20,000 करोड़ के निवेश के द्वारा 4,000 मेगावाट का प्लांट बन रहा है, जहाँ 6,000 लोग काम करते हैं। इतना बड़ा निवेश पूरे झारखंड में नहीं हो रहा है जो ये PVNL का पतरातू का थर्मल पावर प्लांट NTPC बनाना है। झारखंड सरकार नहीं, NTPC बना रही है। बहुत बड़ा ये आज के समय एक ये प्रोजेक्ट है जो पूरे क्षेत्र का एकदम कायाकल्प उसने कर दिया है। दूसरा ड्रीम प्रोजेक्ट जो मेरा ही है वो है हज़ारीबाग का मेडिकल कॉलेज। तो मेडिकल कॉलेज को हम लोगों ने स्थापित किया, 5 साल में उसको चालू करा दिया। अब विश्व स्तरीय अस्पताल 500 बेड का बन रहा है वहाँ, 500 बेड का विश्व स्तरीय पूरा मेडिकल कॉम्प्लेक्स वहाँ बन रहा है। 25 एकड़ की ज़मीन थी जो जेल से ही हमने रघुवर जी को बोलकर, जो उस समय वर्तमान मुख्यमंत्री थे, हमने लिया। एक कैंपस है वहाँ, उस कैंपस में आपको मेडिकल कॉलेज भी, जहाँ हर वर्ष 100 डॉक्टर ग्रेजुएट करते हैं, और 500 बेड का विश्व स्तरीय अस्पताल बन रहा है। आप जाकर उस कंपाउंड को, उस कैंपस को देखेंगे तो आप चकित रह जाइएगा कि ये कितनी बड़ी यहाँ संस्था खड़ी की जा रही है हज़ारीबाग में। ये मेडिकल कॉलेज और अस्पताल का मेडिकल कॉम्प्लेक्स हमने कहा था हम बनाएंगे, और हमने बना के दिखाया है। और अगर ये निकम्मी सरकार नहीं होती तो और भी तेज़ अस्पताल आज के समय खड़ा हो जाता है, इन्होंने नहीं किया। और जो तीसरा जो मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है वो है अक्षय पात्रा। हम लोगों के लिए आज के समय कुपोषण बहुत बड़ी एक दिक्कत की बात है। आप तो खुद अनन्या जी इसको अच्छी तरह से जानती है। तो कुपोषण के लिए अगर हम लोग मिड डे मील, पौष्टिक यानी न्यूट्रिशनल मिड डे मील हर एलिमेंट्री और मिडिल स्कूल को पहुंचा दें, और इसमें करीब 1.5 लाख बच्चे हैं, 1.5 लाख बच्चे हैं संसदीय क्षेत्र में, हज़ारीबाग रामगढ़ में, जो एलिमेंट्री और मिडिल स्कूल में हैं। इनको अगर हम लोग एक सेंट्रलाइज किचन के द्वारा, विशाल रसोई घर के द्वारा पौष्टिक इनको अगर हम लोग भोजन दे दें, तो एक तो पोषण में इनको बहुत फ़ायदा होता है, न्यूट्रिशनल इन लोगों का डेवलपमेंट अच्छा होता है। फिर क्या होता है कि अटेंडेंस भी बढ़ता है, अटेंडेंस बढ़ता है, और अटेंडेंस बढ़ता है और आपको अच्छा न्यूट्रिशन मिलता है तो आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी अच्छा होता है। तो आपकी शारीरिक विकास के लिए और मानसिक विकास के लिए पौष्टिक भोजन जो है बहुत ज़रूरी है। और इसमें और किसी संसदीय क्षेत्र में नहीं, सिर्फ हज़ारीबाग संसदीय क्षेत्र में, दोनों जिलों में, एक हज़ारीबाग में जहां हम लोग करीब 30 करोड़ का बहुत बड़ा विशाल रसोई घर बना रहे हैं जो कुछ ही दिनों में तैयार हो जाएगा, चालू हो जाएगा, और फिर रामगढ़ में भी 24 करोड़ का हम लोग एक रसोई घर बना रहे हैं, और दोनों CSR के तहत। एक एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने दिया है पैसा हज़ारीबाग के लिए, और एक कोल इंडिया ने पैसा दिया है रामगढ़ के लिए। तो ये रसोई घर जो हैं ये CSR के तहत ये इतने बड़े पैमाने पे बनेंगे। 1 लाख बच्चे यहाँ हज़ारीबाग में, 50,000 बच्चे यहाँ रामगढ़ में, इनको पौष्टिक भोजन मिलेगा। और इसके द्वारा फिर हम लोग सब जो उपज जो क्षेत्र का है
सब जो उपज क्षेत्र का है, जो वहाँ ग्रो कर रहा है, वहीं का जो फसल है, उसी के धान से, उसी के गेहूं से, उसी के दूध से, उसी की सब्जी से, उसी की दाल से हम लोग अपने ही बच्चों को खिलाएंगे और बढ़िया बढ़िया इन लोगों को खाना दिलवाएंगे। हम लोगों ने बच्चों के लिए तो पौष्टिक मिड डे मील का तो हम लोगों ने प्रावधान किया ही है अनन्या जी। साथ साथ जिला खनिज मद से, यानी कि कोयले की जो रॉयल्टी है, उसके द्वारा क्षेत्र में 2800 आंगनवाड़ी केंद्र हैं, 2800 आंगनवाड़ी केंद्र। इन सब का सौंदर्यीकरण हम करवा रहे हैं, हम खुद ने करवाए। ये सोच के साथ, ये सेवा भाव के साथ, ये लक्ष्य के साथ देश का विकास हो, देश की जनता का विकास हो, आप लगिए तो आप हर बच्चे के जीवन को, हर बच्चे के भविष्य को आप सुनहरा बना सकते हैं। आपसे सुन करके थ्योरी में जो पढ़ते हैं उसका एक्चुअल प्रैक्टिस में ग्राउंड पे क्या और मुश्किल है अनन्या जी। इसी से एक रिलेटेड और क्वेश्चन ऑन ट्राइबल्स, लाइक झारखंड में और पूरे ईस्टर्न इंडिया में ऑफ कोर्स ट्राइबल पॉपुलेशन का ज़्यादा परसेंटेज है। इसको लेकर के मतलब वेदर आप उसको हज़ारीबाग के लेंस से बताना चाहें या सेंट्रल गवर्नमेंट के भी लेंस से बताना चाहें, व्हाट एवरीबडी, इट्स अ गिवन फैक्ट, एवरीबडी वांट्स ट्राइबल डेवलपमेंट, बट एग्जैक्टली व्हाट डू वी मीन? मतलब भारत के परिप्रेक्ष्य में जब हम ट्राइबल डेवलपमेंट की बात करते हैं तो वो कैसा होना चाहिए और क्या हो रहा है उस एरिया में? आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है अनन्या जी, और वास्तव में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस विषय पे बहुत ध्यान दिया है और बड़ी बारीकी से उन्होंने इसमें काम किया है। और मैं यहाँ माननीय मंत्री श्री अर्जुन मुंडा जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि ट्राइबल अफेयर्स के मंत्री वो हैं, उन्होंने भी बहुत कुछ इसमें किया है। तो इसमें बहुमुखी विकास, ऑल राउंड डेवलपमेंट जो है, बहुमुखी विकास जो है, सर्वांगीण विकास जो है, वो बहुत ज़रूरी है। तो बुनियादी सुविधाएँ, पक्का घर, पोषण, शौचालय, बैंक का खाता, सड़कें, ये सब तो देना ही ज़रूरी है। और आपको मालूम है कि बहुत सारे आदिवासी जो हमारे भाई बहन हैं, वो बड़े दूर दराज गाँव में रहते हैं, तो वहाँ तक पहुँचाना, बिजली पहुँचाना, पानी पहुँचाना, सड़क पहुँचाना आसान नहीं है। मैं तो रोज़ ही उसको देखता हूँ। तो वो एक काम है कि बुनियादी सुविधाएं पहुँचाएं सर्वांगीण विकास के लिए। दूसरा कि हम लोगों को ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट, यानी उन लोगों को शिक्षा दिलवाना, उन लोगों को अच्छा स्वास्थ्य दिलवाना, ये भी बहुत ज़रूरी है। और यहाँ जो हम लोग स्कूल वगैरह बना रहे हैं, सिकल सेल एनीमिया का जो काम किया जा रहा है, जो वैक्सीनेशन का काम हो रहा है, इंद्रधनुष के द्वारा सबका हम लोगों ने टीकाकरण करवाया इन द ट्राइबल पॉपुलेशन, इन खासकर सैचुरेशन मोड में, खासकर सैचुरेशन मोड में, ये भी बहुत ज़रूरी है। तो ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए एजुकेशन, हेल्थ, ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, उस पर भी बहुत ध्यान दिया गया है और फ़ायदा दिया गया। और तीसरा जो है पहचान बनाना, जो अधिकार हैं हमारे आदिवासी भाइयों और बहनों के, जो अधिकार हैं, जो कला है, इसको भी हम लोगों को उजागर करना, उनको अपना जो अधिकार है, चाहे वो राजनीति के क्षेत्र में हो, चाहे वो मेडिकल क्षेत्र में हो, चाहे वो इंजीनियरिंग क्षेत्र में हो, उन सबको अपना जगह देना, उनकी पहचान बनाना, ये भी साथ साथ बहुत ज़रूरी है। और उनकी जो प्राचीन कला है, उनकी जो प्राचीन भाषाएं हैं, उनको सुरक्षित रखना, उनको उजागर करना, ये भी बहुत ज़रूरी है। और आपने देखा होगा अनन्या जी कि मैं तो इसका बहुत शौकीन हूँ और मुझे बहुत पसंद भी है। तो जो सोराई कला जो है, क्या है सोराई कला, जैसे आपके बिहार में मधुबनी है ना, उसी प्रकार से हमारे हजारीबाग में उतनी ही प्राचीन या उससे प्राचीन कला, क्योंकि गुफाओं में इसको पहले पाया गया है, वो है सोराई कला। और ये सोराई कला जो है बहुत ही सुंदर है और बहुत ही नेचुरल है। पहले गुफाओं में किया गया, फिर जो मिट्टी के घर थे उनको रंगा गया सोराई कला के साथ। तो वो जो कला है, उस कला को भी जीआई इंडिकेशन देना, जिसमें कि उस एरिया से, हाँ, जीआई टैगिंग उस एरिया से जुड़ा हुआ हो। और फिर उसको चाहे पट्टे हों, कुर्ते हों, चाहे वो बेड लिनन हो, इस तरीके से उस कला को ले आना और उसको उजागर करना और उसके अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स बनाकर हमारी जो बहनें हैं जो ये सब काम करती हैं उनको प्रोत्साहन देना, ये भी हम लोगों के लिए ज़रूरी है। और हम एक सेंटर फॉर ट्राइबल स्टडीज़ भी विनोबा भावे विश्वविद्यालय में हम खड़ा कर रहे हैं। 6 करोड़ की लागत से हम लोगों ने उसको बनाया है। फैकल्टी होगी, जो भाषाएं हैं, कला है, जैसे सोराई कला है, इन सब का हम लोगों को पूरी तरीके से सहयोग देना है और इनको आगे बढ़ाना है। और इसलिए जिसमें कि अनन्या जी आपको भी मिले ये सोराई कला का एक छोटा सा तोहफा आपके लिए भी। और ये हम लोगों का है शॉप सोराई,
Shop Sorai. हाँ, तो ये So this थोड़ा- is made by हाँ women, हाँ जो हम local women. हाँ जो हम लोगों की महिलाएं हैं जो सोराई कला वगैरह उसमें बहुत उनका अच्छा लक्ष्मी कुमारी. हाँ ये उन्होंने बनाया है। लक्ष्मी कुमारी हिरण ले जा रही हैं। पूरा जो आपका नेटिव पर्सपेक्टिव है. जी, जी, towards- जी। Wow. Wonderful. और एक और चीज़ है उसमें ज़रूर हाँ। आप निकालें। हाँ. Okay. एक छोटा सा गुलाबी रंग का एक पट्टा है, जैसे मेरा पट्टा है वैसे अरे आपको वाह। भी एक पट्टा दिया। Wow, 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 wow. You have now transformed me into a state as if I'm in Hazaribagh already. तो बस। वाह वाह वाह. है ना सुंदर? बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर. और ये सब लोकल बस हम लोगों ने महिलाओं ने बिल्कुल सबने बिल्कुल बनाया एक हम लोगों ने एक कोऑपरेटिव बनाया है। उस कोऑपरेटिव में हमारी सब कारीगर बहनें हैं और वो इसको बना रही हैं। हाँ। और इसका हम लोग पूरी तरीके से जोर शोर से प्रचार कर रहे हैं, हाँ। जिसमें कि सब लोग इसको खरीदें और सब लोग इसको अपनाएं। Great. To conclude the episode, I will read out what it says. Thank you for shopping Sorai art. Your support helps the artisans play their part. Each piece of art tells us a story of the past, and with your purchase, those stories will last. So with that, we come to the conclusion of this amazing episode. I already feel that I'm in Hazaribagh talking to a local Didi about all the how her life has changed in the past 10 years and how she continues to preserve the art and culture that she's so proud of. With that, signing off for now. Thank you. जोहार अनन्या जी। Johar. जोहार। Johar.